नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमने आलोचना विधा के 2 क्लासेस में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और आज की क्लास में हम आलोचना से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। कुल 100 प्रश्न हैं, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों। कम समय में हम 100 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे इनमें से हिंदी के पहले आलोचक? से उत्तर हो जाएगा इसका भारतेंदु। भारतेंदु जी को हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है और इनकी रचना थी नाटक, ठीक है। और यह पुस्तक के रूप में नहीं थी, छोटा सा एक निबंध था जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी की पहली आलोचनात्मक या निबंधात्मक रचना मानी जाती है। इसलिए भारतेंदु जी को हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? यानी पुस्तक के रूप में जो आलोचना थी वो कौन सी थी? नैषध चरित, हिंदी कालिदास की आलोचना, विक्रमांक देवचरित चर्चा या देव बड़े की बिहारी। इनमें से हिंदी आलोचना की पुस्तक के आकार के रूप में सबसे पहली आलोचना कौन सी है? पुस्तकाकार रूप में हिंदी की पहली आलोचना कौन सी हो जाएगी? यह है हिंदी कालिदास की आलोचना जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 1901 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं इनमें से किस कोटि की हैं? व्याख्यात्मक है, व्यंग्यात्मक है, निर्णयात्मक है या प्रशंसात्मक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं इनमें से किस कोटि की थी? ये थी निर्णयात्मक आलोचना। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की थी? रसकलश की, मयंक मंजरी की, व्यंग्यार्थ मंजूषा की या संयोगिता स्वयंवर की? पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नाम से किस पुस्तक की आलोचना लिखी थी? यह पुस्तक थी संयोगिता स्वयंवर और यह आलोचना, सच्ची समालोचना इन्होंने 1886 में लिखी थी। प्रश्न संख्या 5 है, तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? पद्म सिंह शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और शांति प्रिय द्विवेदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है पहली परीक्षाओं में। से उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। इन्हें तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी थी बिहारी और सादी नाम से, ठीक है। और इनमें इन्होंने बिहारी और सादी दोनों की तुलनात्मक आलोचना की थी। 1907 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी और इसी से तुलनात्मक आलोचना का जन्म माना जाता है और इसके जनक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आलोचना इनमें से किस कोटि की है? बद्री नारायण प्रेमघन की आलोचना किस कोटि की है? तुलनात्मक है, परिचयात्मक है, व्याख्यात्मक है या व्यंग्यात्मक है? सही उत्तर है परिचयात्मक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की जो आलोचना है वह परिचयात्मक श्रेणी की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? कविता, गद्य काव्य, आलोचना या संस्मरण? से उत्तर हो जाएगा आलोचना विधा की रचना है विश्व साहित्य। किसकी रचना है यह रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की, ठीक है। और यह परीक्षाओं में पूछी जाती है। 1924 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिल्टन मरे, नॉर्मन फोस्टर, वार्ड और हर्बर्ट रीड। जब भी हम आलोचना पढ़ते हैं तो इसमें पाश्चात्य आलोचना से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, भले ही वो आपके सिलेबस में हो या नहीं हो। तो इसका उत्तर है मिडलटन मरे। आलोचना को कला की सजगता मिडलटन मरे ने कहा था। भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन माना जाता है? भरत मुनि, राजशेखर, मम्मट या विश्वनाथ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? सही उत्तर है इसका राजशेखर। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसी और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की है? तुलनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, गवेषणात्मक है या परिचयात्मक है? इसका सही उत्तर है गवेषणात्मक। खोज परक आलोचना इन्होंने लिखी है। गवेषणा यानी खोज करना।
प्रश्न संख्या 11 है, साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्य में संयम, मर्यादा और शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता किसने दिया था? ये दिए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 है, साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की, कृष्णशंकर शुक्ल की या श्याम सुंदर दास की? साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास की रचना है। 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। प्रश्न संख्या 13 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? यानी कि यह किस प्रकार की आलोचना है? जितने भी इतिहास ग्रंथ है वो आलोचना के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार की आलोचना माना जाएगा? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, व्यावहारिक या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? कविता, आलोचना, नाटक या उपन्यास? सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। यहाँ पर प्रश्न आसान लग रहा है क्योंकि हम आलोचना विधा ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर विधा पूछी जा रही है तो आलोचना ही होगी, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि यह रस मीमांसा जो है यह किस प्रकार की आलोचना है? तो यह सैद्धांतिक आलोचना पर आधारित है। ठीक है, यह सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या एक बात और, रस मीमांसा प्रकाशित कब हुई थी? यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15, आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, भारतीय रसवाद है या भारतीय अभिव्यंजनावाद है? आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। सही उत्तर है भारतीय रसवाद। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण क्या था? नैतिकवादी था, रसवादी था, तुलनात्मक था, परिचयात्मक था? महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण नैतिकवादी था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या शिवदान सिंह चौहान ने या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? किसने किया था हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आलोचना दर्श, समालोचक, काव्य में रहस्यवाद या कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा है? यह हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन सा है? लक्ष्मी नारायण सुधारसु, बाबू गुलाब राय, चंद्रबली पांडे या पीताम्बर दत्त बड़थवाल? ये हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 20 है, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती में, समालोचक में, आनंद कदम्बिनी में या कवि वचन सुधा में? कविता क्या है जो निबंध है यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 21 देखिए, इनमें से एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है। कौन सी डॉक्टर गुलाब राय की कृति नहीं है? नवरस है या रस मीमांसा है या काव्य के रूप है या हिंदी नाट्य विमर्श है? कौन सी इसमें से रचना गुलाब राय की नहीं है? यह है रस मीमांसा। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न संख्या 22 है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण तथा रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रामाणिक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा है, उनमें केवल अर्थ पर ही चर्चा है, या उनमें शब्द और अर्थ पर चर्चा है, या उनमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की चर्चा नहीं है।
से उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 23 है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति किसमें हुई है? रूपक रहस्य में, साहित्यालोचन में, साहित्य और समाज में या कला का विवेचन में? से उत्तर है साहित्यालोचन में, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, यह एक अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। उन्होंने पंडित राज तथा विश्वनाथ की काव्य परिभाषाओं को स्वतः पूर्ण माना है। उनके मतानुसार कवि के व्यक्तित्व का काव्य के स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने काव्य में कल्पना तत्व की उपेक्षा की है या उनके काव्यगत विचारों में भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोणों का मणिकांचन संयोग है। इनमें से श्याम सुंदर दास के लिए कथन कौन सा सही होगा? से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके काव्यगत विचारों में दृष्टिकोणों का मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, रस कलश का रचनाकार कौन है? हरिऔध, महादेवी, निराला या जयशंकर प्रसाद? रस कलश आलोचनात्मक रचना है और किसकी रचना है यह? हरिऔध जी की रचना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, हमें आलोचकों को आलोचना को उनके आलोचकों से मिलाना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर मिलाएंगे। बात करें परिचयात्मक या व्याख्यात्मक जो आलोचना है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। इसके अलावा अगर बात करें ऑप्शन बी प्रभाववादी आलोचना की, तो यह संबंधित है भगवत शरण उपाध्याय से। उसके अलावा अगर बात करें स्वच्छंदतावादी आलोचना, तो यह नंद दुलारी वाजपेयी से संबंधित है। और मनोवैज्ञानिक आलोचना की बात करें तो यह इलाचंद जोशी से संबंधित है। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 को भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ वाद दिए हुए हैं। सबसे पहले मिला लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो वाद है वह आनंदवाद है। आनंदवाद यानी कि प्रत्यभिज्ञावाद भी कहते हैं, इसे समरसतावाद भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी में ए का 4 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी मिला लेते हैं। अगर बी की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो यह आत्मरति माफ कीजिएगा अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। इसके अलावा अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो यह आत्मरति में है। और महादेवी वर्मा की बात करें तो यह परोक्ष रति में विश्वास करती थी। प्रश्न संख्या 28 है, आलोचना दर्श इनमें से किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, राम कुमार वर्मा की या राम शंकर शुक्ल रसाल की या हरिऔध जी की? आलोचना दर्श किसकी रचना है? से उत्तर है राम शंकर शुक्ल रसाल की। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी? समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? यह हो जाएगी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आनंद कादम्बिनी में, हिंदी प्रदीप में, सरस्वती में या सुदर्शन पत्रिका में? सही उत्तर हो जाएगा आनंद कादम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है? कवि वचन सुधा से, नागरिक पचाणी पत्रिका से, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से या आलोचना पत्रिका से? इनमें से किस पत्रिका के द्वारा अनुसंधान परक आलोचना का विकास माना जाता है? सही उत्तर है इसका नागरिक पचाणी पत्रिका के द्वारा। प्रश्न संख्या 32 है, कविता को भाव योग किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या नंद दुलारी वाजपेयी जी ने? किसने कविता को भाव योग कहा है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु जी ने, हरिऔध ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने? किसने सबसे पहले रोमांटिसिज्म का हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था? रोमांटिसिज्म शब्द के लिए वो थे रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 34 है। इनमें से कौन सा ग्रंथ समालोचना नहीं है? हिंदी नवरत्न, विक्रमांक देव चरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा या मयंक मंजरी? इनमें से कौन सा ग्रंथ समालोचना नहीं है? वह ग्रंथ है मयंक मंजरी। किस प्रकार का ग्रंथ है यह? यह है नाटक। किसका नाटक है? यह है किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक। ठीक है, यह आलोचना ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है। भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध पहले ही प्रकाशित हो चुका था, फिर भी आचार्य शुक्ल ने हिंदी में समालोचना का सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। इसका प्रमुख कारण क्या था? भारतेंदु कृत नाटक निबंध में आलोचना कम और नाटकीयता अधिक थी। समालोची पुस्तकों के विषय का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने ही किया। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन से आचार्य शुक्ल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। समालोची पुस्तकों के विषय का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने ही किया है। सबसे अच्छी आलोचना उसी को माना जाता है जिसमें उसकी गुण और दोष दोनों का निरूपण किया गया हो, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है? भ्रमर गीत सार, रश्मिमांसा, शिल्प और दर्शन या जायसी ग्रंथावली की भूमिका? सही उत्तर है शिल्प और दर्शन। यह किसकी आलोचनात्मक रचना है? यह है पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की आलोचनात्मक रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 37 है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? सूरसागर से, पद्मावत से, रामचरितमानस से या विनय पत्रिका से? आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस से। प्रश्न संख्या 38 को देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्यावहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा है? कबीर वचनावली की भूमिका, प्रिय प्रवास, रस कलश या हिंदी भाषा और साहित्य का विकास? सही उत्तर हो जाएगा इसका कबीर वचनावली की भूमिका। प्रश्न संख्या 39 है। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का विवेचन किया है? युगवाड़ी में, लोकायतन में, पल्लव में या यदि मैं कामायनी लिखता? स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का विवेचन पल्लव में इन्होंने किया है, पल्लव की भूमिका में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा था? दिनकर ने, अज्ञेय ने, हरिऔध ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन। जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है? साहित्य का समाजवाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन या मेरे गीत और कला? इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना है काव्य कला तथा अन्य निबंध, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए। निराला इज ऑलरेडी डेड किसने घोषित किया था? चिकित्सक ने, अज्ञेय ने, नेमीचंद जैन ने या रामचंद्र शुक्ल ने? सही उत्तर है अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा था निराला इज ऑलरेडी डेड। प्रश्न संख्या 43 है। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? अज्ञेय ने, मुक्तिबोध ने, निराला ने या जयशंकर प्रसाद ने? गद्य को जीवन संग्राम की भाषा निराला ने कहा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है। काव्य में रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा कृति है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा ने लिखा या निराला जी ने? काव्य में रूप और अरूप
ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या रामकुमार वर्मा की? यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है? यह है महादेवी वर्मा की रचना। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 46 है, यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, पंत जी की, शांतिप्रिय द्विवेदी की या मलयज की? यदि मैं कामायनी लिखता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है भगवत स्वरूप मिश्र ने, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंदन पंत ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? ये थे जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किया था गंगा प्रसाद पांडे ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 है, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती देने वाला आलोचक इनमें से कौन सा है? परमानंद श्रीवास्तव, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या शिवदान सिंह चौहान? सही उत्तर हो जाएगा इसका नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान में सही विकल्प क्या होगा? शिल्प बोध, भाषा बोध, काव्य बोध या सौंदर्य बोध? सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। प्रश्न संख्या 92 है, नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इनमें से क्या होगा? और रचनाएं हैं प्रकीर्णिका, नई कविता, रस सिद्धांत और रीति और शैली। ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सबके समय को अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले जो समय आएगा वह आएगा प्रकीर्णिका का, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नई कविता की बात करें तो यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रस सिद्धांत की बात करें तो यह 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना, और रीति और शैली 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53 है, समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? वैसे इस रचना का नाम मेरी समीक्षा संबंधी मेरी मान्यताएं हैं, मान्यता नहीं है, और यह नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, 55 देखिए, रीतिकालीन कविता को क्षय ग्रस्त किसने कहा था? भारतेंदु जी ने, निराला ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकालीन कविता को क्षय ग्रस्त कहा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या कालिदास की लालित्य योजना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रथम आलोचनात्मक कृति जो है यह है सूर साहित्य। 1930 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 57 है, प्रसाद साहित्य का अधिकारी, प्रवक्ता, आलोचक इनमें से कौन है? मुक्तिबोध, शांतिप्रिय द्विवेदी, शुक्ल जी या नंद दुलारे वाजपेयी जी? सही उत्तर हो जाएगा इसका नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 48 है, इनमें से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। आलोचक की आस्था शुक्ल जी। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारी वाजपेयी। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। प्रगति और परंपरा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है आलोचक की आस्था। रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, किसका है यह है डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न संख्या 58 के बाद 59 देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक के मुख से डॉक्टर नामवर सिंह या साहित्य सर्जना इलाचंद जोशी। इनमें से कौन से रचनाकार और उसकी रचना सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है निराला की साहित्य साधना। यह जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है, किसकी है, यह है रामविलास शर्मा जी की रचना। ठीक है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, तो इसलिए यह रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, हिंदी का पाठ्यकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु जी को, शुक्ल जी को या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है। उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है। सही उत्तर है मध्यम कोटि का माना। प्रश्न संख्या 62 है, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन है। नामवर सिंह, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञेय। रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, डॉक्टर नगेंद्र रस चेता है, रस दृष्टा है, किसने कहा था। प्रसाद जी ने, निराला ने, महादेव वर्मा ने या पंत जी ने। किसने कहा था डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है। सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रश्न संख्या 64 है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकालीन, धर्म साधना या नाथ संप्रदाय। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। से उत्तर है हिंदी साहित्य की भूमिका में यह देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह कथन किसका है। नागार्जुन, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय या रामविलास शर्मा। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह है डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, अरस्तु का काव्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। भारतेंदु, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर नामवर सिंह। ये रचना है इंद्रनाथ मदान की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, नई समीक्षा नए प्रश्न आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। और आलोचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथ हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आधुनिक हिंदी नाटक जो है 1940 ईस्वी में है। और बात करें विचार और अनुभूति की, तो यह 1949 में है। तो इस तरह से इसका सही क्रम ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। और इनकी कृतियां हैं साहित्य की, कवि और काव्य और हमारे साहित्य निर्माता। सबके समय को हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे साहित्य निर्माता जो है यह 1934 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई थी। और कवि और काव्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना। और साहित्यिकी की बात करें तो यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य और साहित्यिकी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70 है,
साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, देवराज की, डॉक्टर नगेंद्र की या इलाचंद जोशी जी की? साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। 1939 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 71 है, आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है? 2, 3, 4 या 5? निराला की साहित्य साधना के कितने खंड थे? पहले खंड पे तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसके 3 खंड थे। ठीक है, प्रथम खंड जो प्रकाशित हुआ था वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में और तृतीय खंड प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 72 देखिए, इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? और रचनाएं हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा। सबके समय को अलग अलग देख लेते हैं। साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी में प्रकाशित रचना है और विवेचना की बात करें तो यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना। विश्लेषण की बात करें तो यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित रचना है और देखा परखा तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी 1957 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना है। देखा परखा की विधा पूछी जा सकती है, माफ कीजिएगा, विधा पूछी जा सकती है कि किस विधा की रचना है। और क्रम की बात करें तो ऑप्शन ए ही इसका क्रम हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक इनमें से कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन या मैनेजर पांडे? नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 74 देखिए, शिवदान सिंह चौहान की आलोचना कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है और रचनाएं हैं साहित्य की समस्याएं, आलोचना के मान, साहित्य अनुशीलन और प्रगतिवाद। ये सभी रचनाएं जो है परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अलग अलग इनका समय देख लेते हैं। बात करें प्रगतिवाद की तो यह 1946 में प्रकाशित हुई थी रचना। आलोचना की बात करें, माफ कीजिएगा, साहित्य अनुशीलन की बात करें तो यह प्रकाशित हुई थी 1955 में। साहित्य की समस्याएं जो प्रकाशित हुई थी रचना, यह प्रकाशित हुई थी 1958 ईस्वी में और आलोचना के मान जो है यह भी 1958 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से जो इसका क्रम हो जाएगा सबसे पहले प्रगतिवाद, फिर साहित्य अनुशीलन, फिर आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है? रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, नई समीक्षा, नए प्रश्न या वाद विवाद संवाद? इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है? सही उत्तर है वाद विवाद संवाद। यह डॉक्टर नागेंद्र की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? यह है नामवर सिंह जी की रचना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, हमें फिर से डॉक्टर नामवर सिंह की कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। रचनाएं हैं छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज जो है यह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना। कविता के नए प्रतिमान की बात करें तो यह 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना और छायावाद की बात करें तो यह तो है 1955 में। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना है। और नई कहानी कहानी नई कहानी यह कब है? 1965 ईस्वी में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77, आलोचक के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज या नेमीचंद्र जैन? सही उत्तर हो जाएगा इसका आलोचक के मुख से जो रचना है यह डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 2005 में प्रकाशित हुई थी यह रचना आलोचक के मुख से। प्रश्न संख्या 78 से 98 तक प्रश्नों में दी गई आलोचनात्मक कृतियों और लेखकों के नाम चुनना है।
कविता क्या है, फटाफट इसको करेंगे। कविता क्या है, किसकी रचना है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, बहुत ही प्रसिद्ध है, आसान सा प्रश्न था। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र, प्रोफेसर वासुदेव सिंह या विश्वनाथ तिवारी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, यह है डॉक्टर नगेंद्र की रचना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, छायावाद का पतन, यह किसकी रचना है? निराला, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज या प्रभाकर माचवे। छायावाद का पतन, यह है डॉक्टर देवराज की रचना। दोआब, यह किसकी रचना है? अज्ञेय, मलयज, निराला या शमशेर। यह है शमशेर की रचना। प्रश्न संख्या 82 है, प्रेमचंद और उनका युग, यह किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा या शिवदान सिंह चौहान। प्रेमचंद और उनका युग है रामविलास शर्मा की रचना। प्रश्न संख्या 83 है, कामायनी एक पुनर्विचार, किसकी रचना है? पंत की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या रामदरस मिश्र की। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 84 देखिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष, यह किसकी रचना हो जाएगी? डॉक्टर जगदीश गुप्त की, धूमिल की या मुक्तिबोध की या विवेकी राय की। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की रचना है, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, धर्मवीर भारती, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या मुक्तिबोध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह भी मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1971 ईस्वी में। अधूरे साहित्यकार, यह किसकी रचना हो जाएगी? अधूरे साहित्यकार, यह है नेमिचंद्र जैन जी की रचना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 देखिए, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, प्रेमचंद या दिनकर। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव की रचना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 88 है, इतिहास और आलोचना, यह किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की, डॉक्टर देवराज की, डॉक्टर नामवर सिंह की या डॉक्टर बच्चन सिंह की। इतिहास और आलोचना, यह है डॉक्टर नमोर सिंह की रचना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 89 है, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, यह किसकी रचना है? सुधाकर अदीब की, रामविलास शर्मा की, शिवदान सिंह चौहान की या मैनेजर पांडे की। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, गिरजा कुमार माथुर, देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा या मलयज। इस क्लास में हम कथन से संबंधित प्रश्न भी देखने वाले हैं, तो क्लास में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आलोचनात्मक कथन से संबंधित प्रश्न भी देखने वाले हैं। आगे और प्रश्न हैं, हम 120 प्रश्न करने वाले हैं। सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर की रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, परमानंद श्रीवास्तव या डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 92 है, हिंदी नवलेखन, यह किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान, परमानंद श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रमेश चंद्र शाह। यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना। प्रश्न संख्या 93 है, भाषा और संवेदना, यह किसकी रचना है? भाषा और संवेदना, यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, परशुराम चतुर्वेदी या काशीनाथ सिंह। सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 95 देखिए, आधुनिक कविता यात्रा, यह किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या परमानंद श्रीवास्तव। आधुनिक कविता यात्रा, यह भी रामस्वरूप चतुर्वेदी की ही रचना है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, कविता से साक्षात्कार, यह किसकी रचना है?
यह रचना है मलयज की। प्रश्न संख्या 97, संवाद और एकालाप, यह किसकी रचना है? यह रचना भी मलयज की रचना है, ऑप्शन डी। ये दोनों रचनाएं पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 देखिए, उपन्यास का पुनर्जन्म, उपन्यास का पुनर्जन्म किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर, प्रभा खेतान या मैत्रेयी पुष्पा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमानंद श्रीवास्तव। अब हम कथन से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें से प्रश्न संख्या 99 है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल, नागार्जुन, अमृता प्रीतम या प्रभा खेतान, इनमें से किसका कथन है कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 100 है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह किसका कथन है? प्रेमघन का, आचार्य शुक्ल का, बालकृष्ण भट्ट का या निराला का? यह कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखिए, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। यह कथन किसका है? दिनकर का, निराला का, अज्ञेय क्या रामचंद्र शुक्ल का? शुक्ल जी के सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये कथन, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी का ही यह कथन है और न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, हर बार ही पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिए, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का, महादेवी वर्मा का, हरिऔध जी का या मुक्तिबोध का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 104 देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल, किसका कथन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है? सही उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 105 है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, किसका कथन है? मलयज, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। प्रश्न संख्या 106 देखिए, भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। किसका कथन है यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। प्रश्न संख्या 107 है, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। यह कथन किसका है? गुलाब राय का, प्रेमचंद का, भारतेंदु जी का या प्रेमघन का? अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन है गुलाब राय जी का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। यह कथन किसका है? निराला का, सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद जी का या महादेवी वर्मा का? कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। प्रश्न संख्या 109 है, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह किसका कथन है? पंत जी का, प्रसाद जी का, निराला का या महादेवी वर्मा का? कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, यह किसका कथन है? यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 110, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। मुक्तिबोध, हरदेव बहारी, निराला या रामकुमार वर्मा? राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, यह मुक्तिबोध जी का कथन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन किसका है? मलयज का, नामवर सिंह का, परमानंद का या रामचंद्र तिवारी का? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है, डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। प्रश्न संख्या 112 है,
चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद को प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु किसने कहा है? शुक्ल जी ने, बच्चन सिंह ने, नामवर सिंह ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 113 है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। किसका कथन है यह? यह कथन है नामवर सिंह जी का। प्रश्न संख्या 114 देखिए, कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त, यह किसका कथन है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेम घन या भारतेंदु जी? कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त, यह है शांति प्रिय द्विवेदी जी का कथन। प्रश्न संख्या 115 है, कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुघड़तम रूप है। भारतेंदु जी, शांति प्रिय द्विवेदी, निराला या देवकवि? यह तथ्य हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर इस क्लास में आपके प्रश्न गलत हों तो आप पीछे की 2 क्लासेस जो आलोचना के कंटेंट की हुई है वहां से जरूर उसका रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपके प्रश्न आलोचना से गलत नहीं होंगे। यह कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 116 है, कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए, यह किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलयज, रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञे? यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, यह किसका कथन है? यशपाल का, इलाचंद जोशी जी का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, यह शुक्ल जी ने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या प्रेमचंद? हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है, यह कथन किसका है? श्रीकांत वर्मा, इलाचंद जोशी, मुक्तिबोध या रांगे राघव? किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। सही उत्तर है इसका श्रीकांत वर्मा, यह श्रीकांत वर्मा जी का कथन है मुक्तिबोध के लिए। प्रश्न संख्या 120 है, निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसका कथन है यह? महादेवी वर्मा का, कुंवर नारायण का, नागार्जुन का या राम कुमार वर्मा का? निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वह जी रहे हैं, यह है कुंवर नारायण जी का कथन। और प्रश्न संख्या 121 है और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। कवि कुंवर नारायण, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या विजय देवनारायण शाही? किसका कथन है मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्लास में बस इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला किस टॉपिक पे क्लास हो, अगली क्लास किस टॉपिक पे हो, यह भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।